हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं केप्लर्स लॉ की। केप्लर्स लॉ के न्यूमेरिकल पोर्शन को आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। ऑर्बिटल स्पीड की, सैटेलाइट की और एस्केप वेलोसिटी के बारे में हम बात करेंगे। आइए तो इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, अगर कल थोड़ा सा आपको लास्ट में एनर्जी का कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा तो हम उसको दोबारा एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हम वैसे सारी चीजें कर सकते हैं रिकॉल। हमने जो जो कल किया था, हमने कल एनर्जी के बारे में बात कर लिया था, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में बात कर लिया था, एस्केप वेलोसिटी के बारे में बात कर लिया था। तो उससे पहले मैं केप्लर्स के लॉ से स्टार्ट करता हूँ। केप्लर्स के 3 लॉ थे। एक था लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसमें उन्होंने बताया था कि प्लैनेट्स मूव करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो दूसरा लॉ था हमारा, वो था लॉ ऑफ एरियाज। वो बता रहा था कि जो एरियल वेलोसिटी यानी डी ए बाई डी टी जीरो है, या जीरो ना बोल के मैं सॉरी कांस्टेंट है। डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है। और साथ में एक बात और बोली थी कि ये लोग किसके ऊपर बेस्ड था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। है ना। एंगुलर मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, याद रख लीजिए। एम वी आर होता है इसका फॉर्मूला, कभी की जरूरत पड़ जाए तो एम वी आर। ठीक है। लास्ट हमारे पास था जो पीरियड वाला था, है ना, वो क्या था सर, कि टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब, वेयर ए क्या था सर, सेमी मेजर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्स, और टी क्या था, टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ प्लेनेट अराउंड सन। सबसे पहले हमने इसके बारे में बात किया, फिर हमने बात किया था एस्केप वेलोसिटी पर, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया था वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट टू जी एम बाई आर, और इसी को हम क्या भी लिख सकते थे, अंडर रूट टू जी आर, राइट। फिर हमने बात की थी ऑर्बिटल स्पीड, जिसका फॉर्मूला हमारे पास आया था अंडर रूट जी एम बाई आर, है ना। इसको हम एक्चुअल में लिखते थे अंडर रूट जी एम बाई आर की जगह लिखते थे आर प्लस एच। याद आया, क्योंकि एच अगर नेग्लिजिबल, व्हेन एच इज स्मॉल, तो हम इसको लिख देते थे अंडर रूट जी एम बाई आर। ठीक है। उस केस में ऑर्बिट, इस केस में एस्केप वेलोसिटी जो हो जाती थी, टू टाइम्स हो जाती थी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना। ऑर्बिटल वेलोसिटी, इसको क्या बोल रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सैटेलाइट की, मेरे हिसाब से डबल एल आएगा, है ना, सॉरी, आई एम सॉरी। चल, पीछे क्या था, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, और ये क्या था, ऑर्बिटल या स्पीड बोल दो तो ज्यादा अच्छा रहता। चलिए, ठीक है, इसको भी ऑर्बिटल स्पीड बोल सकते हैं। और यहाँ तक हो गया था हमारे पास। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बना था इसी केस में, जब स्मॉल होता था, टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट आर बाय जी। और वैसे टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया था, आर के क्यूब के इक्वल आया। याद रखना, ये भी रेडियस ऑफ द ऑर्बिट आ रहा था, है ना हमारे पास। चलिए, ये जो केपलर लॉ में हमने पढ़ा था, एग्जैक्टली ये चीजें हुई थी। एनर्जी ऑफ सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। एनर्जी, हमने कहा था कि एनर्जी, टोटल एनर्जी जो इन्फिनिटी पे जाके होनी थी, वो तो और एस्केप वेलोसिटी में करते थे। याद रखना इस बात को। एस्केप, ये जो हमने फॉर्मूला डराइव किया था, ये कैसे किया था, एनर्जी कंजर्वेशन फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन। हमने क्या किया था, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, ये सब किया था। और हमने देखा था कि फाइनल यानी इन्फिनिटी पर जाके तो सब कुछ जीरो होना ही है। यहाँ पर हम पुट कर देते थे हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आती थी माइनस जी एम एम बाई में आर। याद आया, सेम। ये हमने कैसे फाइंड किया, इसके लिए टोटल एनर्जी कैसे फाइंड करी थी, सिंपल,
जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाली थी हमने, हाफ एम वी स्क्वायर से। और v क्या लिखा था सर, ये लिख सकते थे, ये भी लिख सकते थे, हमने r प्लस एच वाला लिख के देखा था, अगर आपको याद हो तो, है ना। और आपको मैंने ये भी बोला था अगर r प्लस एच ना लो तो आप ऐसा समझ लो, ये हमारा सैटेलाइट है, ये अर्थ है, ये हमारा सैटेलाइट है, ये कितने डिस्टेंस दूर है, स्मॉल r। तो हमने एम वी की जगह ये वाला फॉर्मूला लग दिया था सिंपल, अंडर रूट जी एम बाई आर। तो हाफ एम वी स्क्वेयर जो हो जाता था हमारा, ये पुट करने के बाद v की वैल्यू अंडर रूट जी एम बाई आर, तो इसका फॉर्मूला आता था कुछ जी एम अपॉन 2r, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी वैसे हमारे पास क्या आता था, आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। और अगर किसी को याद नहीं है तो मैं बता दूं, क्योंकि कल काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट थोड़ा जल्दी हो गया था। हाफ एम वी स्क्वायर था, हाफ एम वी क्या है, सैटेलाइट की निकाल रहे हैं तो स्पीड भी सैटेलाइट की पुट करेंगे तो वो क्या होती थी, अंडर रूट जी एम बाई आर। तो v का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हाफ एम, ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, जी एम बाई आर का स्क्वायर, तो इसको मिला के क्या आ गया, हाफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता ही है, वो क्या होता था, माइनस जी एम एम अपॉन आर, सिंपल। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना होता है सैटेलाइट का, वो क्या हो गया, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, यानी हाफ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, है ना। प्लस में माइनस का पोटेंशियल एनर्जी होता है जो जी एम एम अपॉन में R, ठीक है, याद है। सॉरी, स्क्वायर से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो सिर्फ आर रह जाएगा, कल हमने किया था ये। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है हम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है साफ साफ 2r, है ना मिस। तो अब इसको करते हैं, देखो हाफ पूरे एक में से माइनस का एक है और हाफ है, तो उसमें माइनस के 1 से हाफ प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ ना, ऑब्वियस सी बात। तो ये नहीं तो समझ में आ रहा, तो जी एम एम बाई आर कॉमन ले लो ना, तो क्या रह जाएगा अंदर, हाफ माइनस 2r, क्या आ जाएगा ये, माइनस का हाफ। तो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस का हाफ जी एम एम अपॉन में 2r। लर्न करने का बहुत आसान तरीका बताऊं, ये टोटल एनर्जी है, इसी का पॉजिटिव कर दो, इसी का क्या कर दो, पॉजिटिव कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। और इस टोटल एनर्जी का क्या कर दो, डबल कर दो, तो वो क्या बन जाएगी, मतलब मैग्नीट्यूड। माइनस तो रहेगा ही, माइनस में रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे माइनस का हो गया, डबल कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका डबल करो ना, डबल करेंगे इसका, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो ये टोटल एनर्जी, उसका डबल कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कर दो, और इसके आगे क्या लगा दो, हटा दो, रिमूव नेगेटिव, नेगेटिव साइन हटा दो, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, सिंपल, ठीक है। क्या किया सर आपने, टोटल एनर्जी के आगे नेगेटिव हटा दिया, सॉरी, टोटल एनर्जी के आगे नेगेटिव हटा दिया, यानी उसका पॉजिटिव वैल्यू वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी आ गई। और इसके आगे 2 लगा दिया तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। म्यू कैसे आएगा, 2 कर दो सर टोटल एनर्जी के आगे, है ना। तो कर सकते हो आप ऐसा, लर्न कर सकते हो। और वैसे होता भी ऐसे है, चाहे छोटे लेवल पर चले जाओ चाहे बड़े लेवल पर चले जाओ, आप ऐसा छोटे लेवल का मतलब सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वाले एटम पे जाओगे तब भी यही रिलेशन आएगा, आप ध्यान देखिएगा कभी, यही रिलेशन आता है। चाहे प्लेनेट वाले पे देखोगे चाहे नीचे वाले पे देखोगे, बिल्कुल सेम रिलेशन आएगा ये। तो मैंने अगर डबल कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी, और सेम कर दिया मतलब पॉजिटिव कर दिया उसको तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, सिंपल। बट याद रखो ये जो टोटल एनर्जी है ये नेगेटिव आया है, मैं इसलिए रख किया था, ये यहाँ पर लिख दूंगा दोबारा। क्यों नेगेटिव आया, ये नेगेटिव क्या शो करता है, ये नेगेटिव शो करता है कि सैटेलाइट बाउंड है अर्थ से, है ना।
अर्थ से सैटेलाइट बाउंड है अर्थ से, इसीलिए ये टर्म आई नेगेटिव, है ना। अगर इसको फ्री करना है, अर्थ से बाउंड नहीं होना चाहिए, तो इसको फ्री करना पड़ेगा। इसको फ्री कब कर सकते हो? जब टोटल एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। ये जीरो का टोटल एनर्जी जीरो हो जाए, और वो जीरो कब हो सकती है पता है? जब ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करके जीरो आ जाए। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करके जीरो कब आएगा? देखो ये तो माइनस जी एम एम बाई आर है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस जी एम एम बाई आर हो जाए, लेकिन जो है उसका डबल हो जाए, तब हो जाएगा। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके क्या होगा, ये टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। हो सकता है ना, पॉसिबल, जीरो हो सकती है। उस केस में ये नेगेटिव साइन क्या, उस केस में तो जीरो ही आ जाएगा, तब मैं बोल दूंगा कि सैटेलाइट मेरा क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब इतना ही और बढ़ाना पड़ेगा इसको, हाफ ऑफ जी एम एम बाय में टू टू आर और बढ़ाना पड़ेगा, सिंपल। और ये कब होगा पता है? जब वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट किसके इक्वल हो जाए, एस्केप वेलोसिटी की। बट इतना आपको नहीं करना, मैंने जो जो लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल हमारा थोड़ा लंबा लेक्चर था, एनर्जी वाला पोर्शन थोड़ा सा फास्ट हो गया था सिर्फ इसीलिए। अगर फिर भी समझ नहीं आया तो बात दोबारा देख लीजिए। मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकाली है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट निकाली है, दोनों में आर है। याद रखना एनर्जी वाली टर्म में आर आएगा, आर स्क्वायर नहीं आएगा, मैंने पीछे लिखा भी हुआ है, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए काइनेटिक प्लस पोटेंशियल हमने कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। देख लो आप, ठीक है। तो ये पूरा रिकॉल किया है, अभी मैंने नया काम किया नहीं, आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैंने ये चेक याद करने का तरीका भी बता दिया आपको, और ये होता भी है एक्चुअल, है ना। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, याद रखना ना कि नेगेटिव है। आपको ये लग रहा होगा सर ये डबल हो गया, हाँ ज्यादा हो गया, नेगेटिव भी लिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो टोटल एनर्जी को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी नेगेटिव में, ठीक है। और टोटल एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू ले लोगे तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, सिंपल, याद रह जाएगा। चलिए, हाँ, तो यहाँ फिर भी किसी को कोई डाउट आ जाए तो कृपया पूछ लीजिएगा, सर से बात करके मेरे पास हम क्वेश्चन पहुंच जाते हैं, हम कर लें। चलिए आगे चलते हैं अब। देखिए आज अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल्स। तो राइटिंग को पता नहीं क्या हो चुका है हमारी। आई Figure shows the motion of a planet around the sun in an elliptical orbit with the sun at the focus. sun कैसा है, फोकस पर है, ठीक है। दो शेडिड एरिया है, लाइन joining the planet to the sun, याद आया कैप्टन सेकंड लॉ। इन which can be assumed, ये जो शेडिड एरिया है, the shaded areas are assumed to be equal, यानी ये A और ये B जो है वो इक्वल है ना। A इक्वल टू B, हमने कहा ओके ब्रो। आगे, if t1 and t2 represent the time for the planet to move from A to B में उसको टाइम लगा t1, और फिर D to C में टाइम लगा उसको t2। अगर एरिया इक्वल है तो वो एरिया, ठीक है, हमने कहा टाइम बताओ कितना होगा, t1 ग्रेटर होगा, इक्वल होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, दोनों हो सकता है। अब देखो सेकंड लो क्या बोलते हैं हमें, कि जो टाइम, जो प्लेनेट स्वीप्स आउट, प्लेनेट जो है वो इक्वल एरिया कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है। तो अगर ये एरिया सेम है तो ये टाइम भी सेम होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। एरिया सेम है तो टाइम भी सेम होना चाहिए, क्योंकि सेकंड लो बोलता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई एम सॉरी, आज थोड़ा सा तबीयत खराब है। इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो टाइम इक्वल है, तो t1 अगर इक्वल एरिया है, a1 इज इक्वल टू a2 है, यानी यहाँ पर a जो है वो b के इक्वल है, तो टाइम भी किसके इक्वल होना चाहिए, t1 इज इक्वल टू t2। तो ऑप्शन नंबर सी, ये वाला t1 t2 के इक्वल होगा, तभी तो एरिया इक्वल है, ठीक है।
तो अगर उल्टा गिवन होता T1 T2 के इक्वल है तो बताओ एरिया में क्या रिलेशन है, तब एरिया इक्वल होता, क्योंकि इक्वल एरिया सबस्टेंड करते हैं इक्वल एरिया ऑफ टाइम, यही सेकंड लॉ बताता है। अब पीरियड ऑफ द पीरियड ऑफ द सैटेलाइट ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है, कौन कितने रेडियस है उसका r और दूसरा सैटेलाइट है वो ऑर्बिट कर रहा है कितने में, अगले में बताता हूँ, इसी के बाद अंदर भी कर सकता है वो, उसका लेकिन ऑर्बिट क्या है, रेडियस कितना है, 4r के रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है। द पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट ऑर्बिट ऑफ 4r इज, वो कह रहा है अगर यहाँ पर जो सैटेलाइट, इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट है उसका टाइम पीरियड दे रखा है मुझे t है, तो इस ऑर्बिट में जो सैटेलाइट मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड बताओ कितना होगा, इसको बोल देते हैं टी डैश अभी के लिए, तो टी डैश पूछा है कितना होगा। हमने कहा ठीक है, रेडियस की बात कर रहा है और टाइम पीरियड की बात कर रहा है, ऐसा पूछ रहा है, हाँ, तो इसके अंदर तो साफ साफ रिलेशन था, अभी लिखवाया था, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, हाँ, तो ये टी है ये टी डैश है, तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, ऐसे ही टी डैश का स्क्वायर भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। दोनों को ऐसे समझ लो, एक ही से लिख के मैं बता देता हूँ आपको, अगर टी स्क्वायर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, टी बाई टी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यूब बाई टी स्क्वायर बाई टी डैश स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यूब, क्योंकि टी के कोरस्पॉन्डिंग जो रेडियस है वो है आर, और टी डैश के लिए जो रेडियस है वो क्या है, 4r, तो ये टी डैश स्क्वायर का हो जाएगा 4r का क्यूब। ये कहाँ से आया सर, यहाँ से आया। आपको ये पता है ना कि ये रेशो में ऐसे लिख सकते हैं हम, जिसको नहीं समझ में वो ऐसे भी लिख सकता है, देखो टी स्क्वायर अगर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं प्रोपोर्शनल हटा के एक कांस्टेंट लगाता हूँ के आर क्यूब, ठीक है, ऐसे ही दूसरे के लिए टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब, है ना, के आर वन क्यूब आर टू क्यूब, इन दोनों को डिवाइड कर दो, कांस्टेंट से कोई लेना देना नहीं होता, तो आर वन क्यूब बाई आर टू क्यूब रेशो में लिख सकते हैं, है ना। कुल मिला के मैं बोलूं अगर, तो आप ये दिमाग में रखा करो, वैसे तो आपको पता होगा, आई एम डैम श्योर कि ये टी स्क्वायर बाय आर क्यूब है, तो हम इसकी रेशियो ऐसे लिख सकते हैं, अगर नहीं पता तो आप याद रखिए, दिमाग में रखना कि जब भी कोई चीज प्रोपोर्शनल है तो उसको रेशियो में ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ऐसा होता टी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r क्यूब, तो मैं क्या लिखता, तो मैं ऐसा लिखता टी स्क्वायर बाय टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टी के जो कोरस्पॉन्डिंग आएगा वो इसके नीचे वाली साइड आएगा, टी के कोरस्पॉन्डिंग रेडियस आर है तो आर का क्यूब, और टी डैश का है वो इसके इनवर्सली है तो ऊपर वाली साइड आ जाएगा तो 4r का क्यूब। ये तब होता जब इनवर्सली होता, लेकिन अभी तो इनवर्सली नहीं है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो सामने आमने एक दूसरे के आमने सामने आएंगे, टी के वाला आर टी डैश वाले के आगे 4r आएगा, लेकिन इनवर्सली होता तो टी के आगे आता 4r और टी डैश के आता r, याद रखना इस बात, आई थिंक पता होगा बट फिर भी ये है नहीं एक्चुअल में ये वाला, इसलिए रब कर देते हैं, तो ये है, ठीक है, तो मैंने रेशो इक्वल कर दी इनकी, टी स्क्वायर बाय दिस, तो इसको करो सोल्व कर दो, टी स्क्वायर तो पता है कितना है, निकाल पता है, टी स्क्वायर तो गिवन ही टी स्क्वायर है, आर क्यूब अपॉन 4r क्यूब, इसको क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्यूब अपॉन में 4r क्यूब को क्या लिख सकता हूँ, 4 चौक 16 चौक 64, आर क्यूब से आर क्यूब कट गया, तो टी स्क्वायर अपॉन टी डैश स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 1/64, राइट और रॉन्ग, एक बार अच्छे से देख लो, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब सोचो, सिंपल, ये दोनों स्क्वायर है, स्क्वायर को उस साइड लेके क्या आ जाएगा रूट, अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, उस साइड जाके ये रूट हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हो टी बाई टी डैश, क्योंकि दोनों साइड मैंने स्क्वायर रूट ले लिया तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा, दोनों साइड क्या ले लिया स्क्वायर रूट, ये तो कट जाएगा सर, और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा, 1 का तो 1 ही होता है, 64 किसका स्क्वायर रूट है, 64 8, सिंपल, 64 का किसका स्क्वायर है 8 का, तो टी बाई टी डैश अगर 1/8 आ गया तो इसने नया टाइम पीरियड पूछा यानी टी डैश, तो टी डैश इज इक्वल टू 8 उधर चला जाएगा, 8 टाइम टी, ठीक है, याद रखना, तो आंसर इसका आ जाएगा सी, टी डैश किसके इक्वल हो जाएगा 8 टाइम्स टी,
याद रहेगा, हमने देखा भी था, मैं आपको दिखा भी दूं अगर आपको कंफ्यूजन है तो। ये देखो, ये कल का है हमारा, आपको भी दिखाते हैं। ये देखो, यहाँ पे हमने चेक भी किया, टी स्क्वेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब आएगा, वही हमने यूज किया। आप कल के लेक्चर को रेफर भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं किया, और इनकी रेशो को इक्वेट कर दिया। तो हमने देखा टी स्क्वेयर बाई टी डैश स्क्वेयर किसके इक्वल है, आर क्यूब बाई 64। आर क्यूब से आर क्यूब कट गया। टी स्क्वेयर बाई टी डैश स्क्वेयर किसके इक्वल है सर, 1/64 का अंडर रूट। तो 1/64 का अंडर रूट हो जाता है टी बाई में टी डैश किसके इक्वल है, 1/64 का अंडर रूट। टी बाई टी डैश किसके इक्वल आ जाएगा, 1/8, क्योंकि अठू अठू 64, 8 8 जा 64। तो टी डैश किसके इक्वल हो जाएगा, 8 टी के, और टी किसके इक्वल हो जाएगा, टी डैश बाई। चलिए अब यहाँ पर देखिए, अब प्लेनेट है, मूव कर रहा है अराउंड द सन एट ए गिवन पॉइंट पी। इट इज क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन एट ए डिस्टेंस d1। जैसे अब मैं मान लेता हूँ एक प्लेनेट है, वो ऐसे यहाँ से मूव कर रहा है अराउंड द सन। सन मान लो यहाँ है, पीला पीला बना दे क्या, हालांकि पीला होता नहीं है सन, देख आपको पता होगा आई थिंक, है ना, पता भैया, नहीं तो कोई बात नहीं, देख लीजिएगा। यहाँ से ऑर्बिट कर रहा है सर, ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। वो कह रहा है जब ये अर्थ प्लेनेट जो है, ये जो प्लेनेट ऑर्बिट कर रहा है सन से, ये जब वो बहुत दूर है सर, मान लो यहाँ है, इतने डिस्टेंस है ना, तब तब उसका डिस्टेंस कितना है सर, d1। और जब वो बहुत पास है सर, तब उसका डिस्टेंस कितना है, d2। और जब ये दूर था तो इसकी वेलोसिटी थी v1, है ना। अब इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है, तो v2 बताओ क्या होगा, यही पूछा। एक प्लेनेट है, मूव कर रहा है अराउंड द सन एट ए गिवन पॉइंट p, इट इज क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन, है ना। ठीक है, ठीक है, याद रख लो, दोबारा अच्छे से देख लो जो जो क्वेश्चन में गिवन है। कई बार चीजें उल्टी सीधी हो जाती है, d1 की जगह d2 ना हो जाए। एट ए गिवन पॉइंट p इट इज क्लोजेस्ट फ्रॉम द सन। p पॉइंट पर ये सन से बिल्कुल क्लोज है ना। p पॉइंट पर ये सन से बहुत क्लोज है, हमने कहा ठीक है। और उस टाइम पर डिस्टेंस d1 है, ये क्लोजेस्ट वाला डिस्टेंस d1 है, हमने कहा ठीक है। उस टाइम पर स्पीड इसकी v1 है, ठीक है। एट अनदर पॉइंट q, q पर ये जो है वो कितनी दूर है सन से, d2 डिस्टेंस दूर है, और उस टाइम इसकी वेलोसिटी कितनी है, v2। क्लियर है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ये लीजिए। अगर किसी को डाउट होता है तो आप अपने आप भी लिख सकते हैं, इसको कुछ भी मान सकते हैं, बट जो क्वेश्चन में है वो देखना पड़ेगा हमें। जब वो पास में है, क्लोजेस्ट, हाईलाइट कर लो इसको, जब वो क्लोजेस्ट है सर, तो डिस्टेंस d1, वेलोसिटी v1, हमने कहा ओके। तो यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा d1 और वेलोसिटी हो जाएगी इस टाइम v1, ओके। फिर वो कह रहा है किसी पॉइंट Q पर जब वो फारदेस्ट, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर है, तब डिस्टेंस d2 है और स्पीड बतानी है। उस टाइम पर स्पीड मान लो v2 है, उस टाइम पर स्पीड मान लो v2 है, v2 की वैल्यू निकालनी है। डिस्टेंस कितना है इस टाइम पर, d2, जब वो दूर है, और स्पीड मान लो v2 है, तो v2 की वैल्यू क्या हो। सिंपल, पास है तो d1, दूर है तो d2, पास है तो v1, दूर है तो v2। अब कैसे निकाल, अब हमें पता था ये क्लोज टू द सन और दूर सन से, फारदेस्ट फ्रॉम द सन, जब भी ऐसा सीन आता था, ये केपलर के कौन से लॉ में आया था, सेकेंड लॉ में, है ना, दूसरे लॉ में, जो बताता था da/dt कांस्टेंट। और एक चीज भी बताई थी मैंने, वो किसके ऊपर बेस्ड था वो लॉ, कंजर्वेशन ऑफ, तो मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा प्लेनेट में, है ना। हम्म। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहे, तो मतलब जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को एल से लिखते हैं, जो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल रहेगा, फाइनल, है ना। तो टोटल की बात कर रहे हैं हम, तो आप सीधा उसका भी इक्वेट कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि सन का काउंट कर, सन को इंक्लूड करना होता है, बट इसका काम यहाँ से भी हो जाएगा हमारा। तो देखो कितना है इनिशियल इसका, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, पास वाली, और वहां पे लिख दो दूर वाली। पास वाली में कितना है सर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिख लो पहले तो, mvr, मैंने कहा था ना यूज पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है, सॉरी।
तो यहाँ पर जरूरत पड़ गई। तो मास इसका m ही है, वेलोसिटी क्लोजेस्ट पॉइंट पर कितनी है v1, और डिस्टेंस कितना है d1, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया mvr। ठीक है, और दूर पॉइंट पर देखो, दूर पॉइंट पर इसका मास है m, इसकी वेलोसिटी है v2 और डिस्टेंस है d2, तो ये भी mvr, r डिस्टेंस ही हो गया ना। तो यहाँ तक हो गया सर। और हालांकि याद रखना ये मैंने सर्कुलर बना दिया, एक्चुअल में ये क्या बनता है, इलिप्टिकल, आपको पता होगा ना, ऐसा होता है, ये हमने कल भी किया था, तभी ये पूरा परपेंडिकुलर सा दिखेगा। पर कोई, यहाँ से हमारा काम हो रहा है, एम से एम कट गया, हमको निकालना है v2, तो v2 निकाल दो यहाँ से, v1 d1 और d2 उधर चला जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए। v1 d1 by d2, v1 d1 by d2, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया, यूज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल के इक्वल रख दिया है ना। तो इनिशियल में क्या लिखा, जो उसका मास था v1 d1, और फाइनल में m v2 d2, m से m कट गया क्योंकि सैटेलाइट का मास तो वही है भाई, तो v2 किसके इक्वल आ जाएगा, v1 d1 by d2। बस देख लो आप अच्छे से, एक सेकेंड, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, दो प्लेनेट है मूव अराउंड द सन, द पीरियोडिक टाइम्स एंड द मीन रेडियाई ऑफ द ऑर्बिट्स आर t1 t2। ठीक है, दो ऑर्बिट है, दो प्लेनेट है सॉरी, वो मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, उनका जो पीरियोडिक टाइम है वो t1 है, एक का टाइम पीरियड है t1, दूसरे का टाइम पीरियड क्या है t2, एक की रेडियस है r1, दूसरे की रेडियस है r2। मैं अलग अलग बना रहा हूँ दोनों का डायग्राम, बट आप सेम में भी बना सकते हो। ठीक है, हमने कहा ओके। t1 बाई t2 की रेशियो निकालनी है। अब आपको मैं बार बार क्यों बताऊंगा, क्योंकि अब आप तो समझ चुके हैं, टी स्क्वेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का क्यूब, तो t1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई t2 का स्क्वायर, है ना, इक्वल है, तो ऐसे प्रोपोर्शनल में है तो अभी मैंने बताया रेशियो में लिख सकते हैं, डायरेक्टली है तो एक की सामने आएगी दूसरे की, t1 के सामने आएगा r1 इज इक्वल टू r1 का क्यूब डिवाइडेड बाय r2 का क्यूब। ठीक है, सिंपल। आ जाइए, तो t1 बाई t2 पूछा है उसने, है ना, t1 बाई t2, ये स्क्वायर है ना, उधर जाके स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ r1 क्यूब, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, r1 बाय r2 का होल क्यूब, सिंपल, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ r1 बाय r2 का होल क्यूब, सिंपल। ठीक है, तो 3 है, उसके बाद 1/2 भी है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं t1 बाई t2, पहले क्यूब था उसके बाद स्क्वायर रूट भी आ गया, r1 बाय r2 का क्यूब, स्क्वायर रूट को क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2। ओके, तो ये टोटल पावर कितनी हो गई, t1 बाई t2 किसके इक्वल हो जाएगा, r1 बाई r2, टोटल पावर 3 है और 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3/2। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी सीखा था, किसी की पावर 3/2 है तो उसको कैसे सोल्व, 3 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी सिंपल, तो आंसर क्या आया, ऑप्शन नंबर डी आया, है ना, कुछ था नहीं इसमें तो, बट ठीक है। ठीक है, तो आपने देखे होंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो सीधा फॉर्मूला, सारे ही केपलर लॉ, एस्केप स्पीड, सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जो ये नहीं करके आओगे तो फिर फायदा ही क्या पढ़ने का, है ना, ये तो फॉर्मूला बेस्ड नहीं, ये तो अटकना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। सिंपल एक रिलेशन लिखा, टी स्क्वायर आर क्यूब के इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली है, टी स्क्वायर आर क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो t1 बाई टी टू इज इक्वल टू r1 क्यूब बाई r2 क्यूब, स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये पहले से ही क्यूब था उसका स्क्वायर रूट कर दिया, यानी पावर 1/2 कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई कर, देखो पावर क्या होगी 3/2। चले आइए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है ना, तो इसके हम इसके ऊपर लास्ट पे आए तो ज्यादा अच्छा है ना, चलो कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा नयापन आ जाएगा। इसके लिए आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी, इसके लिए क्वेश्चन, अच्छा ये था वो क्वेश्चन, आइए, ये क्वेश्चन था, इसके बाद आएंगे हम, पहले ये कर लेते हैं। टू सैटेलाइट S1 and S2 आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट विद द रेडियस 3200 किलोमीटर एंड 800 किलोमीटर, सन के अराउंड, है ना, दो नहीं नहीं प्लेनेट है ना,
प्लैनेट्स के अराउंड सैटेलाइट मूव कर रही है, मान लो अर्थ के अराउंड, ये अर्थ होगी, इसके अराउंड एक सैटेलाइट ऐसे मूव कर रही है, इसके अराउंड एक सैटेलाइट ऐसे। ठीक है, एक का रेडियस कितना है सर, R1, दूसरे का कितना है सर, R2। द फैक्ट दैट कि ये 3200 किलोमीटर है, हमारा तो 6400 है, तो कोई और प्लेनेट भी हो सकता है। ठीक है, तो एक सैटेलाइट R1 रेडियस पे मूव कर रही है, दूसरी किस पे मूव कर रही है, R2 पर मूव कर रही है। ऑब्वियस सी बात। चलिए इसको ग्रीन कलर से दिखाने, ब्लू से। चलिए R1 हो गया, एक हो गया R2। हमने कहा ओके रिवॉल्व कर रही है, तो अब क्या करें, उसने पूछा रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, स्पीड ऑफ द सैटेलाइट की रेशियो। अगर ये V1 से मूव कर रही है तो ये V2 से मूव कर रही है, इसकी रेशियो बताओ। स्पीड ऑफ द सैटेलाइट मतलब ऑर्बिटल स्पीड ही होगी। हाँ, उसका फॉर्मूला क्या था, √G m/r। हाँ, सैटेलाइट है, सेम सैटेलाइट्स होती है, मास वगैरह ठीक है, अगर सेम कांस्टेंट मान रहे हैं तो किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, लेकिन सिर्फ आर था क्या, √r। देख रहे हो, ऑर्बिटल स्पीड आर पर कैसे डिपेंड कर रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली मैं जान करके इस फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि अब पिछले वाले के साथ कंपेयर कर सको। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, V1/V2। अब आमने सामने नहीं आएंगे, अब टेढ़ा आएंगे, क्रॉस में आएंगे, क्योंकि इनवर्सली है। तो V1 का डिनोमिनेटर में आ जाएगा इधर, क्या है V1 का, अंडर रूट तो आएगा ही। V1 के कोरस्पॉन्डिंग रेडियस कितना है, R1, तो √R1 आ जाएगा नीचे। और V2 के कोरस्पॉन्डिंग V2 नीचे है, तो उसका जो रेडियस है ऊपर वाली साइड आएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, √R। देखो ऑर्बिटल स्पीड से मेरे को पता लगा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। सिंपल, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, आइए सिंपल। अगर डायरेक्टली होता तो मैं सीधा ऐसे लिखता, देखो √R1/R2, लेकिन अब R2/R1, ये नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली का होता। इसको अच्छे से लिख देते हैं आप, V1/V2 नहीं लिख देते हैं, दैट इम्प्लाइज V1/V2 किसके इक्वल है, √, इकट्ठा ही लिख दो ना, R2/R1। तो करते हैं आप, V1/V2 √R2/R1, √R2 कितना है, सेकंड का रेडियस, पता है क्या, हाँ 800 है सर। और नीचे वाले का कितना है, 3200 है सर। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई, 8 चौके 32, ये आ गया 1/√4। तो 1/√1 तो 1 ही होता है ना, और √4 कितना होता है, 2। तो V1/V2 कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है, बट आंसर अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है, देख लो पहले तो। सिंपल, मैंने पता किया और स्पीड की रेशियो पूछा था, स्पीड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो V1/V2 इसके इनवर्स में आ जाएगा। अगर V1 ऊपर है तो R1 नीचे आएगा, V2 नीचे है तो R2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, R2 की वैल्यू पुट करी 800, R1 की वैल्यू पुट करी 3200, सोल्व करके आया V1/V2 1/2। लेकिन उसने कहा है रेशियो निकालो जो उसने दे रखी है पहले से, उसने कहा है V1/V2 कितनी आ रही है, 1/x। तो तुम x बताओ कितनी है, हमने कहा ओके। हमारी V1/V2 कितनी आ रही है, 1/2। तो यानी इनकी आ रही है 1/x, तो 1/x किसके इक्वल होगा, 1/2। ये हमारी आई है, ठीक है हमारी, ये गिवन था। तो आनी तो रेशियो तो सेम ही आनी चाहिए, चाहे गिवन हो चाहे ये। तो 1/x किसके इक्वल होगा, 1/2। इसका मतलब x किसके इक्वल है, 2 के, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे x पूछा। रेशियो तो है, रेशियो तो मैंने निकाल दी। मैं लास्ट में क्यों पढ़ रहा हूँ x, क्योंकि अगर मैं पहले ही पढ़ देता तो करा कंफ्यूजन हो जाती। पहले रेशियो पूछा है मैंने, तो रेशियो निकाल दी। अब क्वेश्चन को पढ़ो, उसने बोला है वट, इसकी रेशियो मैं दे देता हूँ। उसने कहा है 1/x है, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ सैटेलाइट S1 to the S2 इन देयर ऑर्बिट वुड बी 1/x। उसने कहा है 1/x है, तो x की वैल्यू बताओ। ठीक है, इसने कहा है 1/x, लेकिन मेरा तो आया 1/2। कंपेयर कर दिया दोनों को, तो x की जगह क्या आ रहा है, सिंपल। ऐसे क्वेश्चन में रेशियो को बाद में देखा करो, अगर कुछ ऐसे 1/x 1/n गिवन है, पहले तुम अपनी तरफ से निकाल लिया करो ताकि आसानी हो जाए, वरना x के उसमें फंस जाओगे तो दिक्कत हो जाती है। अभी तो x है, कई बार x का स्क्वायर दे रखा होता है, कई बार x का क्यूब दे रखा होता है, तो उस हिसाब से अगर मान लो इन्होंने दे रखा होता, हमारा जो आ रहा है 1/x का स्क्वायर आ रहा है,
लेकिन हमारा कितना आ रहा है 1/2। अब 2 को किसका स्क्वायर लिखूं, √2 का। अब लिख देता है x की वैल्यू √2 है ना। तो वो गिवन गिवन चीजें हैं, कंपेयर बाद में करना बहुत आसान है। चलिए, अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है ये तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन है और इस पे ऐसे ही बनते हैं तो हम आराम से कर सकते हैं। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ जी, तो हम इस क्वेश्चन पर थे, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लिमिट का इशू रहता है तो इसलिए दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा इस क्वेश्चन से, इसलिए मैंने बीच में ही छोड़ दिया था ये क्वेश्चन, ताकि हमें, अगर मैं उसको हाफ छोड़ता और थोड़ा सा आगे करके तो हमें कंफ्यूजन हो जाती। तो आज ही करेंगे ये क्वेश्चन भी हम पूरा ही, तो कल के लिए नहीं छोड़ेंगे इसको, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो आप नहीं कह सकते, इतना रेयर है इसका आना, बट ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, जिसको भी समझना है वो समझे, अच्छी बात है। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो सैटेलाइट थी, रिवॉल्व कर रही थी अराउंड द सन। एक का ऑर्बिट, नियरेस्ट वाले का ऑर्बिट है R1 और उससे दूर वाले का ऑर्बिट कितना था, R2। R1 की वैल्यू मुझे गिवन है कितना, 2 इंटू 10⁻³ R2 की वैल्यू मुझे गिवन नहीं है ना। अच्छा, मेरे को T1 की वैल्यू गिवन है कितनी, 1 R, और T2 की वैल्यू गिवन है 8 R। हमने कहा ओके। अब मैंने आपको बताया है जस्ट अभी अभी कि ओमेगा, जब भी ऐसा पूछा है किसी एक की स्पीड ऑफ सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अनदर एंगुलर स्पीड, तो इसमें रिलेटिव एंगुलर वाला फॉर्मूला लगेगा और उसको थोड़ा सा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला क्या है, V1 R1 है ना, या सिंपल आप V1 R1 भी ना लिखिए, आप सिंपल V1 भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। आप ऐसे लिख दीजिए V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, जहां पर V1 हमारा क्या होता था, टेंजेंशियल स्पीड, जो कि हमेशा टेंजेंट की डायरेक्शन, और R2 वाली ये टेंजेंट की डायरेक्शन में होगी, यहाँ पर भी है ना, हमेशा टेंजेंशियल होगी किसी पॉइंट की, जिस पॉइंट पे भी आप बात कर रहे हो उस पॉइंट, इसलिए तो उसको टेंजेंशियल स्पीड बोलेंगे ना हम, सिंपल। R1 और R2, V1 माइनस V2 डिवाइड बाय R2 माइनस R1, और R2 माइनस R1 क्या था, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब मेरे को पता है, अगर मेरे को रिलेटिव ओमेगा निकालनी है तो मेरे को V1 भी पता होना चाहिए, V2 भी, R2 भी, R1 भी। अब R1 तो मेरे को पता है, सिंपल, जो जो मेरे को पता है मैं लास्ट में इसी टैब पर आऊंगा, ठीक है, इसी स्लाइड पर। V1 नहीं पता, V2 नहीं पता, V1 नहीं पता माइनस V2 भी नहीं पता, डिवाइडेड बाय R2 नहीं पता, लेकिन R1 पता है, 2 इंटू 10⁻⁵। जो जो वैल्यू मिलती जाएगी हम इसके अंदर पुट करते जाएंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मेरे को टाइम तो गिवन है ना, 1 R और 8 R। तो टाइम वाले फॉर्मूले से क्या मैं R1 R2 नहीं निकाल सकता, निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है T1 का स्क्वायर इज डायरेक्ट, T1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R1 के क्यूब के, T2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा R2 के क्यूब के। सिंपल ऐसे भी तो लिख सकता हूँ डिवाइड में, T1 बाय T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाय R2 का क्यूब। अब इसके तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने अभी अभी, तो इसी पे बस वैल्यू पुट कर दो। T1 कितना है सर, 1, T2 कितना है 8, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R1 कितना है, पता है हमें कितना है, लेकिन मैं बाद में वैल्यू पुट करूंगा, R2 तो पता ही नहीं। ठीक है, सिंपल। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व कर दो, 1/8 का स्क्वायर कितना होता है, 1/64 इज इक्वल टू R1/R2 का क्यूब। क्यूब उधर जाके क्यूब रूट हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट करना है किसका सर, 1/64 का R1/R2। अब 1/64 किसका क्यूब है, मैं इसलिए थोड़ा एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ आपको। देखो, अब आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो, जो मैथमेटिकल पार्ट है। अब इसको आप 2/3 लिख सकते थे, स्क्वायर कर, स्क्वायर वाली ये टर्म ना हटाते, 1/8 का स्क्वायर, तो सीधा 2/3, बट वो आपके ऊपर है। तो हर चीज से क्वेश्चन को सोल्व करना, ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत हेल्प करती है चीजें, अलग अलग एंगल से सोचना। अब 1/64 किसका क्यूब रूट है, या किसका क्यूब है, वन का, वन तो वन का ही रहेगा, 64 किसका क्यूब है, 4 का। तो R1/R2 किसके इक्वल आ जाएगा, 4, 1/4। और R1 की तो वैल्यू हमें पता ही है ना सर, कितनी है, तो R1 यहाँ से लिख, R2 कितना आ जाएगा यहाँ पर, आराम से देखो, 4 इंटू R1। तो R2 निकालना है, 4 ये है, R1 तो पता ही है कितना है, पीछे गिवन है, 2 इंटू 10⁻³
तो R2 की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻3। तो सिंपल यहाँ पर अब R2 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 8 इंटू 10⁻3। अब क्या बारी रह गई, V1 की और V2। V1 बाई V2, V1 और V2 कैसे निकालेंगे, देखो V1 का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, क्या होता है, आर ओमेगा, V इज इक्वल टू आर ओमेगा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन याद रखना ये R कैसा डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द एक्सिस। अच्छा, तो V1 क्या हो जाएगा, R1 ओमेगा, और V2 क्या हो जाएगा, R2 ओमेगा। अब ओमेगा क्या है, चलो V1 निकालना है, R1 तो मेरे को पता है 2 इंटू 10⁻3। ओमेगा क्या लिखूंगा, है ना, नहीं पता सर, ओमेगा क्या लिखूंगा। सिमिलरली V2 तो ठीक है, R2 तो मेरे को पता है 8 इंटू 10⁻3। ओमेगा क्या लिखूंगा, ओमेगा, ध्यान रखना ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आज नहीं तो कल आपको लर्न तो करने ही पड़ेंगे। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t एंगुलर, है ना, ये फॉर्मूला होता है ओमेगा का। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो बस। यहाँ पर भी क्या पुट करोगे ओमेगा की जगह, अगेन जिसको छोड़ना है छोड़ सकता है क्वेश्चन, पर अच्छा क्वेश्चन है, इधर भी क्या पुट कर सकते हो, चांसेस कम है इसके आने के, बट अच्छा क्वेश्चन है, 2 पाई/t। अब मैं इजी इजी करवा के निकल जाऊं तो फिर अच्छा मेरे को भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन ले आऊं कि मास दे रखा है m1 m2 और इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है r, तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है, तो F हो जाएगा G m1 m2 अपॉन में r। ये करवा के तो मैं 2 मिनट में जा सकता हूँ फोर्स का फॉर्मूला, है ना, बट इससे ना आपका फायदा होगा ना मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, थोड़ा सा हम हार्ड लेवल पर तो जाएंगे ही। तो आओ, V1 आ गया, V2 आ गया, R1 ओमेगा, R2 ओमेगा। R1 की वैल्यू पुट करी, ओमेगा लिखा 2 पाई/t। R2 की वैल्यू पुट करी, ओमेगा लिखा 2 पाई/t। अब तो सोल्व कर दो टाइम पीरियड की वैल्यू के साथ। ये V1 है तो ये T1 है, ये V2 है तो ये T2। 2 इंटू 10⁻3 इंटू 2 पाई। T1 की वैल्यू तो पता ही है 1 R है। V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, T2 की वैल्यू कितनी है, 8R, है ना, 8R है, आपको पता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कहाँ गया, ये एक की है हमारी 1R, दूसरे की है 8R। अब इसको R में ही रहना, तो चाहो तो सेकंड में बदल सकते हैं, जरूरत है नहीं। तो 2 इंटू 2 को करेंगे तो V1 तो आ जाएगा हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻3, और V2 कितना आ जाएगा, 8 से 8 गया, 2 पाई इंटू 10⁻, ये आर्स की यूनिट में ही आ रहा है। 4 पाई इंटू 10⁻3, V2 आ रहा है 2 पाई इंटू 10⁻, V2 का 2 पाई और V1 4 पाई। तो पुट कर दो, V1 की जगह क्या लिखोगे, 4 पाई इंटू 10⁻3, और V2 की जगह 8 पाई और 2 पाई इंटू 10⁻। सिंपल, बहुत सिंपल। 4 पाई, ये देखो यही रिलेशन आया हुआ दिख रहा है, सिंपल, सब कुछ से। अभी दिखा भी दूंगा, यहाँ थे ना सबसे पहले पेज। तो 4 पाई इंटू 10⁻3 में से माइनस 2 पाई इंटू 10⁻, गया तो 4 पाई में से 2 पाई गया, 2 पाई इंटू 10⁻। ऐसे ही 8 में से 2 गया, 6 इंटू 10⁻3। मैं क्यों सीधा माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि पावर दोनों की सेम है, इसकी भी 10⁻3 सीधा माइनस कर सकते हो। तो 2 को 6 से करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻3 से 10⁻3 गया, 2 गया 3 पर जाएगा, तो ये आ जाएगा पाई/3 ओमेगा रिलेटिव। और यही तो पूछा है इसने, हमारा आया है पाई/3, इसने क्या कहा है भाई, हमें क्या गिवन है, पाई/x। तो इसने जो गिवन है वो है पाई/x, ये किसके इक्वल आएगा, जो हमने निकाला है पाई/3 के। तो कंपेयर कर दो, x क्या आ जाएगा, 3 के, सिंपल। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है, हल्का सा। स्पीड रिलेटिव निकालनी थी, एक की जब किसी के रिस्पेक्ट में निकालना है सैटेलाइट में, तो ये फॉर्मूला आप दिमाग से रखिए, दिमाग, एंगुलर स्पीड का, रिलेटिव का, v1 माइनस v2 डिवाइड बाय r2 माइनस r। तो मेरे पास ना r2 था, r2 नहीं था, v1 नहीं था, v2 नहीं था, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, r2 का तो जुगाड़ मैंने कर दिया टाइम पीरियड वाले फॉर्मूले से, t1 स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 का क्यूब वाले। तो यहाँ से इनकी रेशियो निकाल के मेरे पास r2 आ गया 4 टाइम्स r1, दैट इज R2 आ गया 8 इंटू 10⁻3, ठीक है।
8 इंटू 10⁻³ R2। R1 तो पहले ही गिवन था, R2 अब आ गया। तो रही बात V1 और V2 की। V1 और V2 कैसे निकाला? V इज इक्वल टू R ओमेगा, फॉर्मूला लिया, ओमेगा की जगह क्या लिखा? 2π/T। अगर V1 है तो T1, V2 है तो T2। R1 लिखा, ओमेगा लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया, सब कुछ आंसर आ गया सिंपल V1 और V2 का। तो V1 की वैल्यू पुट करी, V2 की वैल्यू पुट करी, है ना, V1 V2 R1 R2 सोल्व करा, आंसर आया π/3। बस कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, मैंने आवर्स में क्यों चेंज नहीं किया? क्योंकि देखो इन्होंने जो अपना यूनिट दे रखी है वो दे रखी है रेडियन पर आर, रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर आर, है ना, ये एंगुलर स्पीड की यूनिट होती है। ठीक है, आर में ही दे रखी है इसने, तो मेरे को चेंज नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने 8 आर को मैंने सेकंड्स में चेंज नहीं किया। अगर इसमें यहाँ पर यूनिट दे देती रेडियन पर सेकंड, इसने दे रखी होती रेडियन पर सेकंड, तो मेरे को आर को भी सेकंड में बदलना पड़ता। क्वेश्चन अच्छा है, बहुत अच्छा है ना, पर आपके ऊपर है, आप करेंगे या नहीं करेंगे। रेयर है ये आना, बट जरूरी था, इसलिए हमने आज ही खत्म किया इसको। आओ अब कर लेते हैं अगला क्वेश्चन भी फटाफट। एस्केप वेलोसिटी दे रखी है वीई, ऑर्बिटल दे रखी है वीओ। बताओ कैसे रिलेटेड है? अब तो ये बच्चा भी बता देगा कि वीई जो है वो √2 टाइम्स होती है वीओ के, कल ही हमने रिलेशन पढ़ा है। सी, जिसको याद नहीं है मैं बता देता हूँ, ये कितना होता था? √2 GM/R। ये किसके इक्वल होता था? ये ये और वी नोट किसके इक्वल होता था? √GM/R। लेकिन ये कब होता था? जब h छोटा होता था। ठीक है, तो ये इक्वल कब आएंगे? जब इसको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तब। सिंपल, कल ही ड्राइव किया था, आप देख सकते हैं कल कि एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड में क्या रिलेशन है, तो वो ये रिलेशन है आराम से। कई बार अब हो सकता है आपको ऑर्बिटल स्पीड दे रखी हो और एस्केप वेलोसिटी पूछी हो, एस्केप वेलोसिटी दे रखी हो, ऑर्बिटल स्पीड पूछी हो, तो आप ये रिलेशन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब देखो, वो कह रहा है एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ इज 11.2, वी की वैल्यू दे रखी है अर्थ के लिए। हमने कहा ठीक है, एस्केप वेलोसिटी बताओ प्लेनेट पर हुज मास इज 1000 टाइम्स एंड हुज रेडियस इज 10 टाइम्स। अर्थ तो ये हो गया हमारा प्यारा अर्थ, किसी और प्लेनेट पर आ जाएगा, ओके, पी प्लेनेट बोल दो इसको। यहाँ पर इसका जो रेडियस है वो 1000 टाइम्स है, आरपी जो है वो 1000 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। अगर अर्थ का रेडियस है आर ई, तो इसका क्या है? आरपी 1000 टाइम्स, पढ़ लेते हैं, 10 टाइम्स दे रखे हैं, मैं वही सोचू, 10 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस 10 टाइम्स है और मास कितना है? 1000 टाइम्स, सॉरी, मास 1000 टाइम्स है, तो कर दो। अगर अर्थ का मास एम ई है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1000 टाइम्स ऑफ एम पी। आंसर में फर्क इतना पड़ेगा या नहीं देखते, अभी तुम्हें पता लग जाएगा। ये क्या है? मास ऑफ अर्थ, आर ई, मैं लिख देता हूँ, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, आरपी क्या है? रेडियस ऑफ प्लेनेट, और एमपी क्या है? मास ऑफ। चलिए डन है, यस। अब एस्केप वेलोसिटी दे रखी है, अगर अर्थ की दे रखी है तो फॉर्मूला होता क्या है? √2 GM/R। अगर अर्थ की है तो मास भी अर्थ का, रेडियस भी अर्थ का, यानी √2 GME/RE दे रखा है वीई की इक्वल। ठीक है, अर्थ का है सब कुछ, और वीई कितनी है यहाँ पर? 11.2 इज इक्वल टू √2 G मास ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ये तो गिवन है। अब हमें निकालना क्या है? प्लेनेट का। तो प्लेनेट के लिए क्या लिख सकते हैं? सेम फॉर्मूला, बस ई की जगह पी आ जाएगा, √2 G मास ऑफ प्लेनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लेनेट। हमने कहा ओके, वैल्यू पुट कर देते हैं। वीपी को क्या लिख सकता हूँ? अगले पेज पे कर दें? चलो यही कर देते हैं, बाद में √2 वैसे का वैसे, जी वैसे का वैसे। एमपी को क्या लिख सकता हूँ? 1000 टाइम्स, जो एमपी है वो 1000 टाइम्स है एम ई का, है ना, तो एम मास ऑफ अर्थ के 1000 टाइम है। हमने कहा ओके। सिमिलरली
जो आरपी है वो क्या है सर? 10 टाइम्स आर। ओके, ठीक है। बस हमने कहा थोड़ा सा सोल्व करना है इसको। जीरो से जीरो गई। अच्छा, तो ये कुछ ऐसा आ गया। अंदर क्या क्या है? अंडर रूट 2 जी, साथ में क्या है 100, साथ में क्या है एम ई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, कोई डाउट हो तो देख लो, आप आराम से अपना देख सकते हो, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे कहाँ गए हम? यहाँ। ठीक है, आओ। कहाँ गए? सॉरी, जो जो गिवन है यही था ना। अंडर रूट 2 जी 100 एम ई डिवाइडेड बाई 10 आर। ये जीरो कट गया तो ऊपर सिर्फ 100 रह गया। मैंने कहा ठीक है, 100 को बाहर निकालो। 100 का अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट किसका रूट? 100 का अंडर रूट होगा, बताओ। 100 का अंडर रूट 10 हो जाएगा, तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा, सिंपल। अंदर क्या रह गया अब? 2 जी एम ई बाय आर ई। सर ये पूरी चीज तो क्या है? एस अंडर रूट 2 जी एम ई बाय आर, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ई है। ई है तो यानी अर्थ की है, यही तो है अंडर रूट 2 जी एम ई बाय आर। और वो कितनी गिवन है? 11.2। तो वीपी क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स ऑफ 11.2, दैट इज 11.2 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 112 किलोमीटर पर सेकंड। है ना, सिंपल, बहुत सिंपल। एक एक स्टेप बताया इसीलिए थोड़ा ज्यादा लग रहा है। 112 यानी ऑप्शन नंबर 1। कुछ नहीं किया, दोनों का वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा, वीई बाय वीपी कर दिया। वीई बाय वीपी कर दिया, वो कर दो, या नहीं करना तो वीई लिखा मैंने, वीपी लिखा, तो सोल्व करके देखा, ये आ गया। तो 100 का अंडर रूट लिया 10, अंदर बाहर आ जाएगा 2 GME/RE, इसकी जगह एस्केप वेलोसिटी। सिंपल अप्रोच क्या है मेरी? फॉर्मूला लिखा है, बस फॉर्मूला लिखा है, और उसी को क्या कर दिया सर? सोल्व कर दिया, जस्ट यही। अच्छे क्वेश्चन है। चलिए लास्ट, आई थिंक तो लास्ट है, हाँ। एक पार्टिकल ऑन द अर्थ सरफेस इज गिवन बाय वेलोसिटी इक्वल टू इट्स एस्केप वेलोसिटी। एक पार्टिकल है जो अर्थ के सरफेस पे है, इसको कितनी वेलोसिटी दे दी? एस्केप वेलोसिटी दे दी। तो बताओ मैकेनिकल एनर्जी आगे क्या हो जाएगी? आपको पता है, एस्केप वेलोसिटी देते हैं तो वो इन्फिनिटी वाली साइड जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो जब हमने एस्केप वेलोसिटी करी थी, हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया था। इनिशियल एनर्जी टोटल इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी टोटल, याद है ना? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। आपको पता है फाइनल टोटल कितनी थी? जीरो। इन्फिनिटी जाकर जीरो हो जाता था सब कुछ, इसीलिए आंसर आता है इसका जीरो। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप करके देखो। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वेयर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जी एम एम अपॉन आर। वेलोसिटी उस टाइम नहीं पुट कर रहे थे क्योंकि निकालनी थी, अब तो वेलोसिटी गिवन है, एस्केप वेलोसिटी हाफ एम वी। एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है? अंडर रूट 2 GM/आर। इसका स्क्वायर कर दोगे तो 2 GM/आर आ जाएगा, -GM/m/r। तो 2 से 2 कट गया तो देखो ये भी क्या बन गया? -GM। है ना, ये दोनों आर है ना, एक कट गया सर, कितनी हो? चेक भी कर सकते हो, लेकिन ये तो ऑब्वियस सा क्वेश्चन है कि जब उसको एस्केप, किसी भी प्लेनेट से किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर दोगे तो वो ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाएगा, फ्री हो जाएगा सर, इन्फिनिटी वाली साइड। तो हमने कंडीशन में ड्राइव किया था, इसीलिए डेरिवेशन जरूरी है। अगर डेरिवेशन किसी ने करी होती इसकी, तो टोटल एनर्जी फाइनल किसके इक्वल हो जाती? पता है आपको? जीरो के इक्वल हो जाती है। पर हमने चेक भी कर लिया वेलोसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि ये एस्केप वेलोसिटी लिया ना हमने, वी कौन सी लिया? एस्केप। आज के लिए इतना ही करेंगे। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हमने समराइज बहुत अच्छे से इसको कर रखा है, फिर भी आपको मैं बता दूं क्योंकि चीजें अच्छी हैं, इंपॉर्टेंट भी है। ग्रेविटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, है ना। तो एस्केप वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2 GM/r। ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है अंडर रूट 2 GM/r। ये कब? जब h छोटा हो। और टाइम पीरियड सैटेलाइट का 2 पाई अंडर रूट r/g, है ना, r/g, सिंपल r/g स्मॉल g, है ना। कर सकते हो आप अपने हिसाब
फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हो किसी भी टाइम, ठीक है। और ऑर्बिटल हो गया, हाँ, वेलोसिटी एस्केप कितना होता है, टू टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। केपलर लॉ आपको सबको पता ही है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब समझते हो, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ओके एवरीवन, तो किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं सर से। आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो चुका है। अब हम एनर्जी कंजर्वेशन के टर्म्स में इसको पढ़ लेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन हालांकि ऐसा समझो हमारा स्टार्ट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एनर्जी कंजर्वेशन और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। उसमें आपको ये डिटेल में चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। और क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, आज तक हमने क्वेश्चंस तो छोड़े ही नहीं, अभी भी नहीं छोड़े। थैंक यू एंड हैव अ नाइस